नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो काफ़ी उलझा हुआ, लेकिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय नागरिकता। नागरिक होने का असल मतलब क्या है? मतलब ये दर्जा मिलता कैसे है भारत में, और किन हालात में ख़त्म भी हो सकता है, और इसके पीछे जो कानून है वो क्या कहते हैं? हमारे पास भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं, जिनमें नागरिकता पर खास तौर से काफ़ी जानकारी दी गई है। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से नागरिकता के जो नियम हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं और हाल में जो बदलाव हुए हैं, उनको आसान भाषा में समझें। इसमें 1955 का कानून भी देखेंगे, 2019 वाला संशोधन, ओसीआई क्या है, ये सब। तो चलिए इसको जरा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हमारे संविधान में नागरिकता की जगह कहाँ है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 पार्ट 2 पूरा का पूरा नागरिकता के बारे में ही है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और यहाँ सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये कि भारत ने एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाया है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं होगी। जैसे अमेरिका में होता है ना, वहाँ फेडरल नागरिकता अलग है, स्टेट की अलग, वैसा भारत में नहीं है। स्रोत भी यही बताते हैं कि भारत में सिर्फ एक नागरिकता और एक ही अधिवास मतलब डोमिसाइल मान्य है। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, ऐसा माना गया। अच्छा। और अनुच्छेद 5 वो खास तौर पर यह बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक माना गया। इसके लिए मोटे तौर पर 3 शर्तें थीं। या तो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य तौर पर रह रहा हो। इसने मतलब शुरुआती नागरिकों की पहचान तय की। ठीक है, तो संविधान ने शुरुआत की लकीर तो खींच दी, लेकिन उसके बाद मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इसकी पूरी व्यवस्था क्या है? हाँ, उसके लिए जो मेन कानून है वो है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही वो कानून है जो संविधान लागू होने के बाद से नागरिकता के सारे मामले देखता है, चाहे नागरिकता देनी हो या समाप्त करनी हो। अच्छा, तो ये एक्ट नागरिकता पाने के क्या तरीके बताता है? देखिए, ये एक्ट मुख्य रूप से 5 तरीके बताता है और ये अलग-अलग स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पहला है जन्म से, मतलब भारत की धरती पर पैदा होना। हालांकि इसमें समय के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। दूसरा है वंश परंपरा से, यानी बाय डिसेंट। अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता भारतीय नागरिक थे, स्रोत इसे उद्भव द्वारा भी कहते हैं, पर यह वंश पर आधारित है। ठीक। तीसरा पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जो कुछ समय से भारत में रह रहा हो, या कोई विदेशी जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो। ओके। चौथा है देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशियों के लिए है जो भारत में एक लंबा समय बिताते हैं, कुछ शर्तें पूरी करते हैं और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये एक तरह से अपनी मर्जी से भारत को चुनना हुआ। और पांचवा है किसी नए इलाके का भारत में शामिल होना, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर मान लीजिए कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो सरकार तय कर सकती है कि वहां के निवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाए। समझ गया। तो ये 5 तरीके हैं: जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और टेरिटरी का शामिल होना। बिल्कुल। और नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है? क्या ये आसानी से चली जाती है? नहीं, आसानी से नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। एक्ट इसके भी मुख्य रूप से 3 आधार बताता है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, रिनॉन्सिएशन। अगर कोई वयस्क भारतीय नागरिक खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ना चाहे, अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से। दूसरा है समाप्ति, टर्मिनेशन। अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। एग्जैक्टली। और तीसरा है वंचित किया जाना, डिप्राइवेशन। ये सरकार करती है कुछ गंभीर मामलों में। जैसे मान लीजिए किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो, या संविधान का अनादर किया हो,
या युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो या कोई देश विरोधी काम किया हो। ये एक तरह की सजा है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, या शायद एक गलत फहमी है, कि क्या किसी भारतीय बैंक में खूब सारा पैसा जमा करके नागरिकता मिल सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम गलत धारणा है। हमारे स्रोत भी साफ कहते हैं कि सिर्फ बैंक में पैसा जमा करने से नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। वो जो 5 तरीके हमने देखे ना, हाँ। बस वही कानूनी रास्ते हैं। पैसे से नागरिकता खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, वो जो पंजीकरण वाला तरीका था, उसमें एक शर्त जरूर है। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति रजिस्ट्रेशन से नागरिकता चाहता है तो उसे अप्लाई करने से ठीक पहले आमतौर पर कम से कम 7 साल भारत में रहना होता है। 7 साल? जी, 7 साल। ये एक्ट की धारा 5(1)(a) में लिखा है। ये दिखाता है कि भारत से एक मजबूत और लंबा कनेक्शन जरूरी है। और ये सारे नियम बनाने का, बदलने का अधिकार किसके पास है? क्या राज्य सरकारें भी कुछ कर सकती हैं इसमें? नहीं, इस मामले में सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास। संविधान का अनुच्छेद 11 है। वो साफ कहता है कि नागरिकता हासिल करने और खत्म करने से जुड़े कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तो राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से केंद्र का विषय है, राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। ठीक है, ये कानूनी बातें तो समझ आई। अब जरा ये बताइए कि नागरिक होने का असल मतलब क्या है? मतलब क्या खास अधिकार मिलते हैं जो किसी गैर नागरिक को नहीं मिलते? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, नागरिक होने का मतलब ही यही है कि आपको देश का पूर्ण सदस्य माना जाता है और इसके साथ आपको सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। सबसे अहम है वोट देने का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में। हाँ, ये तो सबसे बुनियादी है। बिल्कुल। फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, आप संसद के सदस्य बन सकते हैं, विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। और कुछ खास सरकारी और संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, गवर्नर। इन पदों पर भी सिर्फ भारतीय नागरिक ही नियुक्त हो सकते हैं। तो ये वो अधिकार हैं जो एक विदेशी या शरणार्थी को नहीं मिलते? सही। यही नागरिक और गैर नागरिक के बीच मुख्य अंतर तय करते हैं। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल है जो हमारे स्रोतों में भी आया है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से भारतीय नहीं है पर बाद में देशीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन से नागरिक बना है, क्या वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, बन सकता है, और ये भारतीय व्यवस्था की खास बात है। अच्छा। जी हाँ, संविधान का अनुच्छेद 58 जो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं बताता है, वो सिर्फ ये कहता है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। तो चाहे नागरिकता जन्म से मिली हो या बाद में देशीकरण से, व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। ये तो अमेरिका से अलग है शायद। बिल्कुल। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी है। भारत में ऐसा नहीं है। शायद ये भारत के ज्यादा समावेशी होने को दिखाता है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, और वो जो कुछ डर होते हैं लोगों के मन में, जैसे किसी विदेशी से शादी कर ली तो नागरिकता चली जाएगी, या सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसा हमने पहले देखा, नागरिकता खत्म होने के सिर्फ 3 ही आधार हैं: खुद छोड़ना, दूसरे देश की लेना, या सरकार द्वारा वंचित किया जाना, वो भी बहुत गंभीर कारणों से। इसमें ना तो किसी विदेशी से शादी करना शामिल है और ना ही सरकार की शांतिपूर्ण आलोचना करना। ये नागरिकता छीनने के कानूनी आधार है ही नहीं, और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार तो सुरक्षित है। सही बात है। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी, नागरिकता का मतलब सिर्फ अधिकार पाना नहीं है, ये राज्य पर कुछ जिम्मेदारियां भी डालता है। जैसे 1976 में 42वें संशोधन से संविधान में अनुच्छेद 39(a) जोड़ा गया था। ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक, चाहे वो गरीब हो या किसी और वजह से कमजोर हो, उसे न्याय पाने से रोका ना जाए। इसके लिए राज्य मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड देगा। अच्छा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है? जी हाँ, नीति निदेशक तत्वों में। ये दिखाता है कि राज्य का अपने नागरिकों के प्रति एक कल्याणकारी दायित्व भी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रहा है और थोड़ा संवेदनशील भी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA।
ये क्या है और इसने 1955 वाले कानून में क्या बदला? हाँ, सीए 2019 पर काफी बहस हुई। इसने मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया है। इसका घोषित उद्देश्य, जैसा कानून में लिखा है, वो ये है कि 3 पड़ोसी देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत आए 6 खास धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को अवैध प्रवासी न माना जाए। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कानून कहता है कि इन लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जिससे उनके लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता पाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सके। खासकर निवास अवधि की शर्त को उनके लिए कम किया गया है। यहाँ ध्यान दें, हम सिर्फ कानून के प्रावधान बता रहे हैं, इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, और एक और अहम बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि ये संशोधन संविधान की 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल वाले आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। अच्छा, वो कौन से इलाके हैं? इनमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ खास आदिवासी इलाके आते हैं। वहाँ स्थानीय जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, इसलिए सीएए वहाँ लागू नहीं होता। और ये कानून पास कब हुआ था? देखिए, इसे लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को पास किया, राज्यसभा ने 11 दिसंबर को और राष्ट्रपति की सहमति मिली 12 दिसंबर 2019 को। और लागू कब से हुआ? सरकार ने इसे 10 जनवरी 2020 से प्रभावी घोषित किया। ठीक है, चलिए अब जरा 2 और शब्दों को समझते हैं जो अक्सर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए इस्तेमाल होते हैं, एनआरआई और ओसीआई। इनमें क्या फर्क है, ये समझना भी जरूरी है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। पहले बात करते हैं एनआरआई की, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी अनिवासी भारतीय। ये व्यक्ति असल में भारत का नागरिक ही होता है, उसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। तो फिर अनिवासी क्यों कहते हैं? अनिवासी का दर्जा उसे इनकम टैक्स या फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जैसे कानूनों के तहत मिलता है, आमतौर पर तब जब वो 1 साल में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत से बाहर रहता है, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए। चूंकि वो नागरिक है, उसे भारत में वोट देने समेत सारे नागरिक अधिकार मिलते हैं। हाँ, वोट डालने के लिए उसे चुनाव के टाइम भारत में होना जरूरी है। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि एनआरआई भारत में सामान्य रुपए वाले खाते एनआरओ और विदेशी मुद्रा वाले खाते एनआरएफसीआर दोनों रख सकते हैं। एक और बात, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनआरआई विवाहों से जुड़ी दिक्कतों को देखते हुए उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश भी की है। ठीक है, तो एनआरआई मतलब भारतीय नागरिक जो बाहर रह रहे हैं। फिर ये ओसीआई क्या भला है, क्या ये भी नागरिक हैं? नहीं, बस यही सबसे बड़ा फर्क है। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का समुद्रपारीय नागरिक। नाम थोड़ा धोखा दे सकता है क्योंकि ओसीआई कार्ड धारक असल में भारत के नागरिक नहीं होते, बिल्कुल नहीं। नहीं होते? नहीं, उनके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता और पासपोर्ट होता है। ओसीआई बस एक खास तरह का स्टेटस है जो 2005 में शुरू किया गया था। तो ये किसको मिलता है? ये उन लोगों को मिल सकता है जो या तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कभी भारत के नागरिक थे, या उस दिन नागरिक बनने के योग्य थे, या उस इलाके से थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, या फिर ऐसे लोगों के बच्चे या पोते-पोतियां। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? अगर कोई व्यक्ति या उसके पूर्वज कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, तो वो आमतौर पर ओसीआई के लिए योग्य नहीं माने जाते। ओसीआई कार्ड असल में उन्हें भारत आने जाने के लिए एक मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा जैसा है। अच्छा, तो फिर ओसीआई वालों को भारत में अधिकार क्या मिलते हैं? क्या वो एनआरआई जैसे ही हैं? नहीं, उनके अधिकार एनआरआई से बहुत अलग और बहुत सीमित हैं। मार्च 2021 की एक सरकारी नोटिफिकेशन का जिक्र है स्रोतों में। उसके हिसाब से ओसीआई कार्ड धारक भारत में कुछ आर्थिक और शैक्षणिक काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, सीए जैसे प्रोफेशन अपना सकते हैं, एनआरआई की तरह।
उन्हें भारत में जो प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, जैसे बॉर्डर इलाके या डिफेंस वाले इलाके, वहां जाने के लिए खास परमिशन लेनी पड़ती है। और क्या नहीं कर सकते? हाँ, ये लिस्ट ज्यादा जरूरी है। देखिए, OCI कार्ड धारक भारत में खेती की जमीन या फार्म हाउस नहीं खरीद सकते। दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं। ठीक है। वो भारत में वोट नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं। वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। और वो कोई सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, जज वगैरह धारण नहीं कर सकते। तो मतलब उन्हें रोजगार में अवसर की समानता वाला मौलिक अधिकार भी नहीं है? बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं कि अनुच्छेद 16 वाला अधिकार उन्हें नहीं मिलता। तो वो NRI के बराबर तो कतई नहीं है। वो एक खास वीजा वाले विदेशी नागरिक है बस। लेकिन क्या कोई OCI कार्ड धारक बाद में चाहे तो पक्का भारतीय नागरिक बन सकता है? हाँ, इसका रास्ता है। नागरिकता एक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति OCI कार्ड धारक के तौर पर 5 साल तक रजिस्टर्ड रहा है और नागरिकता अप्लाई करने से ठीक पहले पिछले 1 साल यानी 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा है। अच्छा, 1 साल लगातार रहना होगा। हाँ, आवेदन से ठीक पहले तो वो रजिस्ट्रेशन के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब OCI होना नागरिकता का एक संभावित रास्ता है, पर ऑटोमेटिक नहीं है। अप्लाई करना होगा और शर्तें पूरी करनी होंगी। समझ गया। और हाँ, एक आखिरी बात और है जो काफी दिलचस्प है। हमने शुरू में बात की थी एकल नागरिकता की। हाँ। लेकिन हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि वो इस सिद्धांत को मानते हुए भी कुछ राज्यों की खास जरूरतों का सम्मान करता है। संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371J तक कई राज्यों के लिए, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे किस तरह के प्रावधान हैं? ये उन राज्यों के स्थानीय रीति रिवाजों, जमीन के अधिकारों या दूसरे हितों की रक्षा के लिए है। ये दिखाता है कि भारत का ढांचा एकदम कठोर नहीं है, बल्कि विविधता में एकता साधने की कोशिश करता है। ये हमारे फेडरलिज्म का एक अनोखा पहलू है। वाकई, आज हमने भारतीय नागरिकता के कई सारे पहलुओं को समझा। संविधान में इसकी जड़ें, 1955 का कानून, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे जाती है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब और उसके कुछ अपवाद भी। फिर CAA के मुख्य बिंदु और ये NRI और OCI का जो कन्फ्यूजन रहता है, उसका फर्क और अधिकार, काफी कुछ साफ हुआ। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा या कागज नहीं है। ये बहुत गहरा है। ये किसी व्यक्ति के अधिकार, उसकी जिम्मेदारियां और देश के साथ उसका जो रिश्ता है, उसकी बुनियाद तय करता है। और इन नियमों को, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि समाज में अपनापन और अधिकारों की समझ को भी प्रभावित करते हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग पहले से कहीं ज़्यादा देशों की सीमाएं पार कर रहे हैं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। साथ ही डिजिटल पहचान का ज़माना है, डेटा का युग है। तो क्या ऐसे में नागरिकता का ये जो पारंपरिक कॉन्सेप्ट है, जो देश राज्य पर आधारित है, क्या ये भविष्य में ऐसा ही रहेगा या इसमें हमें नए बदलाव देखने को मिलेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्लोबल इकोनॉमी और व्यक्ति के अधिकारों के बीच आने वाले समय में संतुलन कैसे बनेगा? ये सवाल जरूर सोचने वाले हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।